G20 की भव्य मेजबानी के लिए भारत तैयार है। 9 और 10 तारीख को हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं इन तमाम मुल्कों के वो भारत में होंगे और 8 तारीख से इनका आने का भारत सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समिट के पीछे कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत है तमाम लोगों की। उसमें हमारे डिप्लोमैट्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और इस कड़ी मेहनत और मशक्कत करने वालों में एक चेहरा जो है वो G20 के स्पेशल सेक्रेटरी मुक्तेश परदेसी साहब का है। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पिछले कई महीनों से वो लोग इस समिट के लिए मेहनत आप लोग कर रहे हैं। सर, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इतने बिज़ी शेड्यूल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी मैं देख रही थी आप काफ़ी बिज़ी थे। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस जो हैं वो अभी भी चल रही हैं मतलब? जी, मैं अभी भारत मंडपम से ही आ रहा हूँ। बहुत सारी लास्ट मिनट में जो इवेंट मैनेजमेंट टीम है, कुछ न कुछ कहीं कोई फूल की व्यवस्था कर रहा है, टेबल क्लॉथ की व्यवस्था हो रही है। लास्ट मिनट वो तो होते रहता है, बट दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, भारत मंडपम तैयार है और उसमें कई इंस्टॉलेशंस हैं। वो सब का हम लोग अभी जायज़ा लेके मैं खुद आ रहा हूँ। तो सर किस तरह से, क्योंकि हमने G20 जो है वो बाकी मुल्कों से 18वां ये हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट होगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि बाकी मुल्कों से अलग हो। जैसे 60 शहरों में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स किए, 200 के करीब इवेंट्स। तो ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था कि हमने बाकी मुल्कों से थोड़ा अलग करने की कोशिश की? नहीं, ये सीधा जो विजन था प्रधानमंत्री का था कि G20 की जो हमारी प्रेसिडेंसी है उसमें जन भागीदारी अप्रोच लाया जाए, इसको जनता से, आम जनता से जोड़ा जाए। आप देखेंगे तो बहुत एक बढ़िया तरीके से एक डिप्लोमेटिक इवेंट है, उसको डेली लाइफ का पार्ट बना दिया गया है। और ये तभी संभव होता जब हम उसको हर प्रदेश में ले जाते। तो उस विजन को नज़र में रखते हुए हमने सारी मीटिंगों की ऐसी व्यवस्था की कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए फाइनली दिल्ली में ये समिट आया है। तो आपने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री का विजन था कि हमने कोशिश की कि भारत का कल्चर या हमारी डाइवर्सिटी जो है वो तमाम लोगों तक, डेलीगेट्स तक पहुंचे। और क्या प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेजेस या क्या और विजन के तौर पर इस समिट के लिए आप लोगों ने काम किया या आगे के लिए कैसे इसको? एक सब्सटैंटिव तरीके से देखें तो उसमें था कि भारत को ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों का की आवाज़ को बढ़ावा देना है। तो ये भारत का सबसे बड़ा कदम है। जनवरी में ही एक समिट हुआ, वर्चुअल समिट हुआ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। उसमें 125 देशों ने शिरकत की और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो ग्लोबल साउथ है, उसका इंटरेस्ट, उसका कंसर्न्स, उसकी प्रायोरिटीज़ वो समझ में आई। और इसके बाद G20 की जितनी मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इवेंट्स हैं, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बल दिया गया। वहाँ से सारी प्रायोरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, रिजिलियंट ग्रोथ की बात हो रही है। ये सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं। और G20 चूँकि विश्व के विकसित और इमर्जिंग इकोनॉमीज, उसमें 20 ही हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ज़्यादातर ग्लोबल साउथ की बात वहाँ तक पहुँच नहीं थी। तो भारत की अध्यक्षता में इसको बहुत बल मिला है और उसका प्रभाव भी होने वाला है। अफ्रीकन यूनियन अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है तो ये भारत की अध्यक्षता का की सफलता का उदाहरण होगा। अब कुछ दिनों की बात है, देखते हैं उस पर कैसे प्रगति होती है। वसुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ये हमारा थीम है। लेकिन इस थीम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से किया गया है कि ये टीम जो है, ये जो थीम है ये सतह पर दिखे, इसको हम दिखा सकें, रिफ्लेक्शन हो हमारे हर चीज़ में, उसके लिए किस तरह की तैयारी? तो जब जो थीम है, जैसा आपने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, वननेस, यूनिफाइड वॉइस, यूनिफाइड अप्रोच, यूनिटी इन थॉट एंड एक्शन, ये तो उसमें एकता की बात आती है।
और आप देखेंगे वो हर तरीके से इसमें उजागर हो रहा है। हमारे जो 3 सेशन होंगे वो भी तकरीबन इसी थीम के अराउंड, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के अराउंड। इससे मेरी समझ में जो बात आती है कि इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है। हम एक हैं और सबका साथ, सबका विकास राष्ट्रीय तौर तरीके पे भी होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी होना चाहिए। तो जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अफ्रीका का पार्टिसिपेशन इनवाइटी कंट्रीज़ के रूप में भारत की प्रेसिडेंसी में है, और अफ्रीकन यूनियन के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। ये बात भी हमारे इंक्लूसिव अप्रोच को जाहिर कर रहा है। देश के भीतर इंक्लूसिव अप्रोच क्या हुआ कि हम एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी पहली मीटिंग जो G20 प्रिकर्सर जो मीटिंग हुई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था, रिमोट आइलैंड। वहाँ से जो इंक्लूसिवनेस का जो अप्रोच है वो हर प्रदेशों में गया, हर राज्यों में गया, हर अधिकतर 60 शहरों में गया। तो ये इंक्लूसिव अप्रोच ही, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं तो भारत के भीतर भी वो जो एकता है और समग्रता है वो प्रदर्शित होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय तौर पे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वसुधैव कुटुंबकम सब्सटेंस के रूप में और जो ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है उससे जाहिर हो रहा है। तो सर लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स देखना आपका काम है, स्पेशल सेक्रेटरी आप G20 के, इस ये 2 जो एरियाज़ हैं उस पर हैं, इसको लेकर क्या चैलेंजेस थे और क्या तैयारियां आपने की है? क्योंकि 2/3 आबादी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे देश में रहेगा, लगभग 2.5 दिन तो मान ही लीजिए, 8 की रात से लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो किस तरह की तैयारी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री होंगे तमाम मुल्कों के, तो क्या तैयारी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस आपने की और कब से आपने तैयारियां शुरू कर दी? भारत सरकार की तैयारी फरवरी 2022 से शुरू हो गई थी। यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया जिसके तहत G20 सेक्रेटेरिएट क्रिएट हुआ, और उसके साथ ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। एक एपेक्स कमेटी है और उसके जो मुखिया हैं वो खुद प्रधानमंत्री हैं। तो उनके नेतृत्व में ये G20 सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है। वहाँ से जो भी गाइडेंस आया एपेक्स कमेटी से, और एक और कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके मुखिया हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से जो भी आइडियाज आए, थॉट्स आए, सजेशंस आए, उसके बेसिस पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया। जब हुआ कि इसमें जन भागीदारी अप्रोच लाना है तो हमने ऑर्गेनाइजेशनली उसको सोचना शुरू किया कि हम कैसे हर जगह ले जाएं। हमारी टीम थी हर जगहों पे, 60 जगहों। जन भागीदारी एक बड़ा पिलर था ये जो आप। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल्स G20 बनाने के लिए एक तो है कि हर जगह अधिकतर जगह मीटिंग हो, और जन भागीदारी अप्रोच में हुआ कि बहुत सारे साइड इवेंट्स, बहुत सारे इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। जैसे एक इंगेजमेंट ग्रुप है विमेन 20, एक है सिविल 20, एक है यूथ 20, एक है थिंक 20। तो इसके जरिए हमने आम लोगों को जोड़ा। जैसे विमेन 20 है तो वो सरकारी अफसरों का सम्मेलन नहीं था। सिविल सोसाइटी में विमेन ऑर्गेनाइजेशन, उनके चैलेंजेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज और क्या होना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए उसके बारे में, वहाँ से जो जो हमारे पास आवाज़ है, उन्होंने मीटिंग करके अपने आउटकम डॉक्यूमेंट निर्धारित किए। और विमेन 20 पूरे देश में उन्होंने भी कई मीटिंग किया। तो हुआ कि सरकारी अफसरों के अलावा ऐसे जो मैकेनिज्म है इंगेजमेंट ग्रुप को, उस पर भी बल दिया जाए, और उसके कारण बहुत लोग जुड़े। दूसरा हुआ कि हमने साइड इवेंट्स किए जिसमें यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स को कनेक्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि जो G20 है वो केवल कॉन्फ्रेंस रूम में ही सीमित नहीं रहा, कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर हुआ। हमने कई जगह देखा है, एग्जिबिट्स लगाए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं। हमारा यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत 75 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में हमने लेक्चर्स और इवेंट्स करवाए। ऐसे कंपटीशन हुआ, क्विज कंपटीशन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोग्राम किया जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं। तो जो हमारे पास
आज G20 मैं कहूँगा कि 2023 में अ, आम जो जनता है उसके डिक्शनरी में एक नया शब्द आया है, G20 है। और ये संभव तभी हुआ है क्योंकि जनता उससे जुड़ी है। दूसरी बात, जनता के जुड़ने का क्या हुआ, जब हमने छोटी जगहों में मीटिंग की और उन्होंने देखा, कई लोगों ने प्रश्न पूछे 6 महीना पहले कि G20 का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, डिप्लोमेटिक इवेंट है, इसका असर तो धीरे धीरे आता है। जब नेतृत्व की बात करते हैं तो एक ही दिन में उसका आउटकम और रिजल्ट नहीं आता। जब लेकिन लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस पर फ़र्क पड़ रहा है और सुधार हो रहा है, तो लोगों ने फिर उसको अप्रिसिएट किया। अब जैसे मैं कहूँगा, बहुत छोटी छोटी जगहों पे मीटिंग हुई, चाहे लद्दाख में हुआ हो या अंडमान एंड निकोबार में हुआ हो या लक्षद्वीप में हुआ, एक एक मीटिंग के कारण वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार आया, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी अगले 20-25 साल तक के बाद ही फिर उस तरीके से हो पाएगा। क्योंकि सर नाम की मीटिंग या एशियन गेम्स के बाद इतना बड़ा जो कहीं पर असेंबलिंग ऑफ लीडर्स होगी या वो हो रहा है, तो इसको लेकर के क्या चैलेंजेस थे? सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स रहे होंगे, तमाम और लॉजिस्टिकल चीज़ें रही होंगी, तो क्या चैलेंजेस सबसे बड़े? और अभी भी क्योंकि अब तो समिट में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, कुछ लास्ट मिनट आपको लग रहा है कि ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत? चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन विजन था कि हम लोगों ने चुनौतियों को हमेशा अवसर के रूप में देखा। हम लोगों ने G20 सेक्रेटेरिएट में इन चुनौतियों को एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा कि इससे देश का उत्थान होगा और विश्व में, विश्व पटल पे भारत का नाम होगा। ठीक। और ये जो विजन था, फिर यही इसी विजन को हमने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ शेयर किया। तो कई जगह हुआ जब हम लोग गए, कन्वेंशन सेंटर की कमी थी। कई जगह एक साल में, मैं तो एक जगह का नाम लूँगा, कुमारकोम में 4 महीने में एक कॉन्फ्रेंस सेंटर क्रिएट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने किया। ये तभी संभव था जब उनका पूरा सहयोग मिला। चुनौती चुनौती थी, जब हमने डिसाइड किया कि वहाँ करना चाहते हैं, ये चुनौती थी। उतना बड़ा हॉल नहीं था उस छोटे से शहर में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से और जो जो उनका टूरिज्म डिपार्टमेंट के सपोर्ट से संभव हो पाया। तो एक उदाहरण है कि हर चुनौती एक अवसर बनती, और आज कुमारकोम में ये आगे आने वाले दिनों के लिए एक कन्वेंशन सेंटर बन गया है। सर अभी अगर हम बात करें तो कितने लोग सिक्योरिटी में या कितने आईएफएस ऑफिसर्स, मतलब कितने लोगों की टीम मिलकर के पूरा इस दौरान काम किया है? फरवरी में सेक्रेटरीट की स्थापना आपने कहा घोषणा हो गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं, लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट से क्या क्या चीज़ें रही? देखिए, G20 सेक्रेटेरिएट है, ये सुषमा स्वराज भवन से फंक्शन कर रहा है तब से। यहाँ पे तो छोटी टीम है, कोर टीम है, तकरीबन 150 से 200 लोग होंगे। इसमें 2 वर्टिकल हैं, कुछ लोग हैं जो निगोसिएशन में इन्वॉल्व हैं, शेरपा हैं, वो इसको देख रहे हैं। और बाकी जो ऑपरेशनल पार्ट है, जिसमें सिक्योरिटी आता है, मीडिया मैनेजमेंट आता है, लॉजिस्टिक्स है, आईटी सपोर्ट है, टेलीकॉम सपोर्ट है, ये सारा ऑपरेशन के अंडर में आता है। तो काफ़ी ऑफिसर हैं जो डेपुटेशन पे आए हैं। आर्म्ड फोर्सेस से तकरीबन 25 ऑफिसर पिछले साल डेपुटेशन पे आए। इसी तरह से दूसरे मंत्रालयों से भी आए हैं, और मिनिस्ट्री ने, विदेश मंत्रालय ने काफ़ी ऑफिसर दिए। तो हमारा 150 से 200 कुछ कंसल्टेंट हमने रखे हैं। लेकिन अभी जब समिट होने वाला है, वो 150 से ही नहीं हो सकता था। इसके लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पे 140 युवा ऑफिसर्स हर स्टेट से आए हैं, हर सर्विस से आए हैं, और उनका जो प्रोफाइल है, एक्सपीरियंस प्रोफाइल 5 से 7 वर्ष का है। इसके पीछे मंशा क्या है कि वो हमें सहयोग भी दें, और उस सहयोग के जरिए उनका एक्सपोजर हो कि एक मेगा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो अपने सर्विस में जाएंगे और अपने स्टेट में जाएंगे, तो जो ये अनुभव प्राप्त करेंगे, उसका उपयोग हो पाएगा आने वाले दिनों में। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावासों से कुछ लोग आए हैं। हर कंट्री डेलीगेशन को कम से कम 4-5 लिएजन ऑफिसर देने होते हैं,
कि तो आप समझ लिए अगर 40 डेलीगेशन है तो 200 हमारे लिएजन ऑफिसर हैं। इसके अलावा मीडिया जो आ रही है, मीडिया तकरीबन 2,500-3,000 मीडिया होगी, उनका मूवमेंट देने के लिए, उनका कैसे इवेंट्स को कवर करेंगे, उनका एक्सेस कहाँ होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी पार्किंग कहाँ होगी, उसमें तकरीबन 100 लोग काम कर रहे हैं जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीज़न है। तो मैं कहूँगा कि तकरीबन 400-500 लोग सेक्रेटेरिएट और मंत्रालय की ओर से काम कर रहे हैं। बट इसके अलावा तो हज़ारों में लोग में काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस है, एयरपोर्ट है। दिल्ली पुलिस के सर कितने पर्सनल डिप्लॉय मैं कह नहीं सकता हूँ, बट मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उसका पुख्ता इंजाम है और हज़ारों में लोग डिप्यूटेड हैं उसके लिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस का काम केवल सिक्योरिटी ही नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत लोग लगे होते हैं। और एक ही होटल में नहीं है, तकरीबन 2 दर्जन होटल हैं जहाँ पे वीवीआईपी रुक रहे हैं, कुछ उनके एसोसिएटेड लोग रुके हुए हैं। कई ऐसे होटल हैं जहाँ पे और ऑफिसर्स रुकेंगे, एयर क्रू होगा, मीडिया कर्मी होंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो एक कवरेज है वो लार्ज एरिया पे है और इसीलिए हजारों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। जन भागीदारी, आपने कहा कि हम चाहते हैं पीपल्स समिट ये बने, लेकिन क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में तो जाम वैसे ही आमतौर पर बहुत लगा रहता है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को क्या कोई दिक्कतें या किस तरह का ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा और क्या मैसेज आप दिल्ली के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस और जो उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, वो रोज़ जनता को सूचित कर रही है कि कहाँ कहाँ क्या कंट्रोल जोन है, क्या रिस्ट्रिक्टेड जोन है, कैसे मेट्रो का प्रयोग करें और उसमें से कौन से स्टेशन हैं जो कम्प्लीटली क्लोज्ड होगा। बाकी रिंग रोड के बाहर जहाँ तक मेरी समझ है जीवन सामान्य रूप से चलना चाहिए। इन बातों को नज़र में रखते हुए 3 दिनों की छुट्टी घोषित कर दिया गया है। 8, 9, 10 आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो उसके कारण आज भी थोड़ा सा ट्रैफिक दिन में कम है, रात में शाम में होगा। एक्सटेंडेड वीकेंड है, लोग अगर छुट्टी लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। इसमें देखिए फाइन बैलेंस है कि जो हमारे अतिथि हैं उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई सिक्योरिटी हैजर्ड ना हो, उनके मूवमेंट में कोई व्यवधान ना हो। तो ये तो राष्ट्रीय ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ कि जनता को भी कोई व्यवधान ना हो, इस बात को भी नज़र रखते हुए ही छुट्टी डिक्लेयर किया गया है। यानी रिंग रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो रिंग रोड पे कुछ अगर जहाँ जहाँ कुछ ऐसे टच पॉइंट हैं जो होटल्स जैसे हयात रेजेंसी है, होटल है और रिंग रोड पे है, हो सकता है वहाँ पे जब मूवमेंट हो राष्ट्रपति का जो लोग रुकेंगे तो उसके कारण थोड़ी असुविधा हो सकती है, बट वो सर्टेन पीरियड में हो सकता है। बाकी टाइम में वहाँ मूवमेंट होता रहना चाहिए। मैं जनता से आग्रह करूँगा कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐप भी बनाया है, 1 पॉइंट पोर्टल है, व्हाट्सएप नंबर है, कहीं भी उनको दुविधा हो तो उनसे ज़रूर चेक करें। जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम शब्द नहीं है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर घंटे हर रोज़ ट्रैफिक एडवाइजरी इशू कर रही है। सर, भारत मंडपम के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं। हमें बताया गया कि 3300 तो मीडिया कर्मी हैं भारत और विदेश से जो यहाँ पर आएंगे कवर करने। इसके अलावा डेलीगेट्स होंगे और राष्ट्राध्यक्ष तो होंगे ही तमाम मुल्कों के। वहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट है और भारत एक छाप छोड़ पाए, ये तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे या उनके साथ डेलीगेट्स आएंगे, उन पर क्या वो वापस भारत से लेकर जाएंगे? इसको लेकर के क्या स्पेशल अरेंजमेंट भारत मंडपम में किया गया है? दिल्ली में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की कमी महसूस की जा रही थी और भारत मंडपम के बनने के बाद एक कमी पूरी हो गई है। भारत मंडपम एक मॉडर्न और स्पेसियस कन्वेंशन सेंटर है। तो एक
आपने देखा होगा चित्रों में एक मेन कन्वेंशन सेंटर है, उसमें कई फ्लोर हैं और उस सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सो G20 समिट हॉल उसी के अंदर में है। लीडर्स लाउंज, जब मीटिंग नहीं हो रहा होगा तो एक लाउंज की व्यवस्था की गई है जहाँ पे वो इंटरैक्ट कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी फंक्शन हॉल है जहाँ पे राष्ट्रपति जी भोज देंगी। इसके अलावा बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग रूम है और 20 से ज़्यादा है, क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। तो हमारा एज होस्ट कंट्री हमारा फ़र्ज बनता है कि उनको वो जगह हम प्रदान करें। तो ऐसे कम से कम 20 जगहों की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ कई प्रदर्शनी भी लगाया गया है, जो जैसे एक कल्चर कॉरिडोर है जो कि लीडर्स लाउंज के सामने है, वो कॉरिडोर में लगाया गया है। इसके अलावा G20 कार्यों के लिए और कई हॉल लिए गए हैं। जैसे हॉल 14 है, वहाँ पे डेलीगेशन ऑफिसेज। डेलीगेशन ऑफिस क्या होता है? हर देश को या अंतर्राष्ट्रीय संस्था को हमने एक बड़ा सा ऑफिस दिया है जिसमें उनके लोग बैठ सकते हैं, और जो स्पेयर डेलीगेट्स हैं जो अटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीडर्स मीटिंग में रिस्ट्रिक्शन है, वो उसमें 3 लोग ही हो सकते हैं। तो बाकी जो लोग होंगे वो कहाँ होंगे? वो अपने दफ्तर में होंगे। उनको कोई मीटिंग करनी है अपने मंत्री के साथ या राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी करनी है तो वो डेलीगेशन रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है जिसमें 3000 मीडिया कर्मियों के बैठने, काम करने, खाने पीने और उनका जो भी ब्रॉडकास्ट रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाएगा। प्रसार भारती का भी उनका एक अपना स्टूडियो भी है। हमारे कई मीडिया हाउसेज हैं, उनको हमने छोटे छोटे ऑफिस दिए हैं क्योंकि मीडिया हाउसेज के जो ग्रुप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो सब लोगों के लिए वर्क स्टेशन है, वाईफाई है, खाने पाने की व्यवस्था तो है खाने पीने की, और स्टोरी अपना अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। सर, तमाम राष्ट्राध्यक्षों का वहाँ पर लंच या डिनर की भी व्यवस्था है, और अगर है तो वो क्विजीन किस तरह का होगा? क्या वेजिटेरियन है? क्या भारत के तमाम जो राज्य हैं उनकी डिशेस हम वहाँ पर उनको सर्व करेंगे? वो क्विजीन के बारे में थोड़ा बताएं। ऑफिशियल प्रोग्राम में 2 ऑफिशियल भोज हैं। एक है वर्किंग लंच, उसका मतलब है कि उस डिस्कशन बातचीत होती रहेगी और साथ ही साथ वर्किंग लंच दिया जाएगा। 9 तारीख को होगा। ये 9 तारीख को होगा, और 9 तारीख को ही शाम में रात्रि भोज है जो महामहिम राष्ट्रपति की ओर से है। ये दोनों में तो फाइनल डिसीजन हाई लेवल डिसीजन है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी पाक शैली है उसमें जो विविधता है उसको ज़रूर प्रदर्शित किया जाएगा। और 2 बातों का भी ख्याल रखा जाएगा कि मिलेट्स का उसमें थोड़ा इस्तेमाल हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है और उसका प्रचार प्रसार जोरों पे चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं किसी शेप में वो आना चाहिए, विविधता आनी चाहिए, और कोई स्ट्रीट फूड भी किसी न किसी शेप में वो आएगा। अगर उस रात्रि भोज में नहीं हो तो मैंने खुद देखा है कि जब जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है वहाँ पे डेफिनेटली अलग से स्ट्रीट फूड की व्यवस्था की जा रही है। सो स्ट्रीट फूड शाकाहारी ये तो देखिए वो तो डिपेंड करता है, जो होस्ट है उस पर डिपेंड करता है। वो फाइनल डिसीजन वो लास्ट मिनट में ही पता चलेगा। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो हमारी डेलिकेसीज हैं खाने की, वो परोसी जाएंगी। 2 इवेंट है उसमें उस डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना जरूर ये हमारा उद्देश्य है। और सर, क्राफ्ट्स, क्विजीन और कल्चर। और मैं बात बोलूँ कि केवल लीडर का जो भोज है उसके अलावा डेलीगेट्स के लिए अलग है, मीडिया के लिए अलग है, ऑफिशियल्स के लिए अलग है। तो उसमें कहीं न कहीं विविधता, मिलेट, स्ट्रीट फूड वो किसी न किसी शेप में हर जगह आएगा।
सर ये विविधता जो है भारत मंडपम में तो देखेंगे ही हमारे जो तमाम मेहमान हैं, लेकिन क्या बाहर भी हम उनको लेकर जाएंगे कहीं किसी मॉन्यूमेंट पर या किसी ऐतिहासिक जगह पर, ऐसा कोई कार्यक्रम? समय कम है, लेकिन वो राजघाट जरूर जाएंगे। 10 तारीख को राजघाट जाने की व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, दूसरे देशों में भी होता है, तो राजघाट वो लोग जाएंगे। बाकी देखिए, बिजी लीडर्स हैं, समय की कमी है, और बिजी लीडर्स हैं क्योंकि बड़े प्रभावशाली देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उस तरह का प्रोग्राम तो नहीं है। लेकिन जहाँ उसी भारत मंडपम में हमने प्रदर्शनी के जरिए और कल्चर कॉरिडोर के जरिए भारत की विविधता और संस्कृति या टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुआ है वो प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई और खास मैसेज आप लोगों को जो तमाम सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं, कि क्या हम मैसेज देना चाहते हैं इस समिट के जरिए, कल्चरली भी डिप्लोमेटिकली भी? मैसेज है कि जो हमारा G20 प्रेसिडेंसी हो, वो देश को अमृत काल की तैयारी में ये प्रेसिडेंसी एक कदम है, मैं उस तरीके से देखता हूँ। और G20 सेक्रेटेरिएट में भी हम लोग क्योंकि अभी आज़ादी के 75 वर्ष मनाए गए हैं और अमृत काल शुरू हुआ है, तो ये बड़ा सुनहरा अवसर है कि G20 उसी दौर में आया है, शुरुआत में आया है। तो इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि विश्व स्तर पे कि भारत में जो पोटेंशियल है एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी या पांचवी अर्थव्यवस्था है उस स्तर पे है, या हमारा जो सॉफ्ट पावर है उस स्तर पे देखें तो भारत एक मुकाम पे पहुंच चुका है। और ये जो हमारा स्टेचर है, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या कल्चरल स्टेचर हो वर्ल्ड में, उसका हमें आगे आने वाले दिनों में उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। और G20 एक ऐसा सुनहरा अवसर है, ये हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है। सर 9 और 10 को आप थोड़ा मोटा मोटी अगर जानकारी दे दें कि किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कितने सेशंस होंगे, और 10 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कितने सेशन होंगे, जॉइंट कम्युनिक अगर आएगा तो कब तक आ जाएगा या कैसे? पूरा प्रोग्राम 3 सेशनों में है। 9 तारीख को 2 सेशन है, एक लंच तक है और एक लंच के बाद है, और शाम में रात्रि भोज है। अगले दिन सेशन सवेरे उसकी शुरुआत होगी और दोपहर में लंच के समय तक ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो आखिरी सेशन होगा कंक्लूडिंग मिनट्स में 2 चीज़ें होनी चाहिए, उसमें जॉइंट कम्युनिके अडॉप्ट होता है और एक सिंबलिक हैंडिंग ओवर सेरेमनी होती है। ब्राज़ील आने वाला अध्यक्ष है, तो उसमें सिंबॉलिकली हैंडिंग ओवर होगा प्रधानमंत्री से ब्राज़ील के राष्ट्रपति को। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रेसिडेंसी ख़त्म हो जाएगी, हमारी प्रेसिडेंसी 30 नवंबर तक है, बट एक सिंबॉलिक सेरेमनी उसका पार्ट होगा और उसी के साथ मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी। सर जिस तरह से चाइना, कुछ अंतिम सवाल बस, चाइना के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं, रशिया से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसका बहुत मायने नहीं लगाने चाहिए। ऐसा होता है हर बार, हर राष्ट्राध्यक्ष खुद फिजिकली प्रेजेंट हो संभव नहीं हो पाता है। पहले भी जैसे इटली में G20 हुआ था, उसमें चीन के राष्ट्रपति नहीं जा गए थे, तो ये पहली बार नहीं है। जहाँ तक रूस के राष्ट्रपति थे, वो भी बाली में नहीं जा पाए थे। तो ऐसा होता है, कोई ना कोई उनकी ओर से रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं या रूस के विदेश मंत्री हैं। तो लेट्स नॉट मेक टू मच आउट ऑफ इट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दे विल बी देयर, वो हैं यहाँ पे और उनको अपने देश की ओर से निर्णय लेना होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं सर। काफ़ी कड़ी मेहनत आपने की है और अब फाइनली चंद दिनों में वो दिन भी सामने होगा जब समिट होगी। तो लास्ट मिनट में आप प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बिजी स्केड्यूल से।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन बाबर मसूद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।